Welcome back to the channel. In this video, we will discuss Assistant Professor Economics question paper which was held in 2015. It is conducted by Himachal Pradesh Public Service Commission. So let's start. Our first question is, which one of the following state have recorded the highest milk production in 2011-12? ये जो क्वेश्चन पेपर है 2015 का है, तो इसमें पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, लेकिन आपके लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रेजेंटली कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, ये आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए. तो हमारे ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब. तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश. तो अगर आपको ऑर्डर में लगाने के लिए आए कि कौन कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब. हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू रेट ऑफ टैक्सेशन, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टैक्स, वन हु is ultimately responsible to pay the tax, one who hear the ultimate money burden of tax. तो incidence of tax होता है one who hear नहीं bear है ये, one who bear the ultimate money burden of tax. एक होता है impact of tax, जो इनिशियल बर्डन होता है टैक्स का, वो कहलाता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन. अगर आपसे पूछा होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, तो आप सी ऑप्शन करते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन? अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट. इनमें से कौन सी प्योर कंडीशन की फीचर नहीं है? देखिए, जो प्योर कंपटीशन होता है वो परफेक्ट कंपटीशन की कुछ फीचर्स ऐसी होती है जो प्योर कंडीशन में नहीं होती, और वो ही हमें ढूंढनी है. सबसे पहले तो हमें परफेक्ट कंपटीशन की फ़ीचर पता होनी चाहिए. उसमें क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट. तो प्योर कंपटीशन में भी क्या होगा? होमोजीनियस प्रोडक्ट. लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, ये भी होता है. फ्रीडम ऑफ एंट्री, ये भी होता है. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्योर कंपटीशन में नहीं होता है. मतलब प्योर कंपटीशन में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है. Rent is a creation of value, not of wealth. Who made this observation? A.C. Pigou, Alfred Marshall, David Ricardo, Adam Smith. तो रेंट की थ्योरी किसने दी थी? रिकार्डो ने. तो उनकी ये स्टेटमेंट थी, रेंट इज़ अ क्रिएशन ऑफ वैल्यू नॉट वेल्थ. Which one of the following theory of trade cycle was propounded by W.S. Jalurus? Monetary theory, sunspot theory, saving investment theory, multiplier accelerator interaction theory. अब जो ये क्वेश्चन है, ये जब पेपर हुआ था थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इस तरह के इकोनॉमिस्ट का नाम हमने नहीं सुना है. ये जो यहाँ पे जेलुरस दिया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है. ये होना था यहाँ पे W.S. जेवॉन्स. अब W.S. जेवॉन्स ने कौन सी थ्योरी दी है? सनस्पॉट थ्योरी. सनस्पॉट थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे क्लाइमेट में जो सन है उसमें लगभग 11-12 साल के बाद एक स्पॉट आ जाता है, जिसके कारण जो हमारा क्लाइमेट है उसमें या तो
बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा बारिश शुरू होती है। अब जब इस तरह की सिचुएशन अराइज होगी तो सबसे ज़्यादा फ़र्क किस पे पड़ता है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, हमारे प्राइमरी सेक्टर पे। जैसे वर्तमान में हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, एग्रीकल्चर है, वो प्रभावित होगा। अब जो एग्रीकल्चर क्रॉप होता है वो बेस किसके लिए है? एक इंडस्ट्री के लिए भी बेस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम एग्रीकल्चर से ही निकालेंगे। सर्विसेज जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है वो एग्रीकल्चर की वजह से भी होता है। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रभावित हुआ, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री प्रभावित हुई, फिर सर्विस प्रभावित हुई। उस वजह से क्या होता है? इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो ये थी सनस्पॉट थ्योरी। हु यूज द टर्म कंजम्पशन कैपिटल फॉर कंज्यूमर गुड्स? तो ये किया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब जो ट्रेड साइकिल की थ्योरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ अपने नोट्स के ग्लिम्स यहाँ दिए हैं। ट्रेड साइकिल क्या होता है? फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम, प्राइस एंड प्रॉफिट। जो ट्रेड साइकिल की थ्योरी है उनको हम दो भागों में बांटते हैं, नॉन मोनेटरी थ्योरी और मोनेटरी थ्योरी। एक जो ट्रेड साइकिल आते हैं वो मनी की वजह से आते हैं, एक जो दूसरे फैक्टर होते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर या प्रोड्यूसर हो गया। तो ये सारी थ्योरी कवर होती है नॉन मॉनेटरी थ्योरीज में। तो इसमें सबसे पहले थी सनस्पॉट थ्योरी और क्लाइमेट थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ये किसने दी थी? WS जेवॉन्स ने और HC मोरे ने। और इसका रीज़न क्या बताया था इन्होंने ट्रेड साइकिल का? क्लाइमेट चेंज। एक साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल है जो कि दी थी AC पीगू ने। और ट्रेड साइकिल का रीज़न इन्होंने बताया था ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। कि मान लीजिए जैसे इस बार क्या हो गया कि टमाटर के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो जब अगली साल टमाटर बीजेंगे किसान, तो देखेंगे कि पिछली साल टमाटर बीजे थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान टमाटर उगाएंगे। और सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है? हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है। और फिर ये सर्कल कैसे चलेगा कि जो अगली साल से आने वाली अगली साल होगी तो किसान देखेंगे कि टमाटर का प्राइस नीचे था तो वो टमाटर नहीं उगाएंगे। इस तरह से ज़्यादा ऑप्टिमिज्म और ज़्यादा पेसिमिज्म ट्रेड साइकिल को दोबारा से पैदा करता है। एक था ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, ये की थी ऑथर ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी किसने दी थी? ऑथर स्पिटॉफ एंड DH रॉबर्टसन ने। इन्होंने क्या बोला था कि जो इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल आते हैं उसका रीज़न होता है ओवर इन्वेस्टमेंट। ये बेस्ड था सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या बोलता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हमारा अगली थ्योरी है ओवर सेविंग एंड अंडर कंजम्पशन थ्योरी। ये किसने दी थी? माल्थस, मार्क्स एंड हॉब्सन ने। ये सबसे पुरानी एक्सप्लेनेशन थी किसकी? साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की। मतलब ट्रेड साइकिल की सबसे पुरानी थ्योरी थी ये ओवर सेविंग एंड अंडर कंजम्पशन थ्योरी। केन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इन्होंने क्या बताया था रीज़न ट्रेड साइकिल का? लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब शोम्पीटर थे जिसने इनोवेशन की थ्योरी दी थी, तो इन्होंने ट्रेड साइकिल का रीज़न क्या बताया था? इनोवेशन। अब आई हमारी ये सारी जो थ्योरी थी ये थी नॉन मोनेटरी थ्योरीज। अब आई हमारी मोनेटरी थ्योरीज। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी किसने दी थी? हॉटरे ने कौन सी थ्योरी दी थी? ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल इज propounded बाय बोन हाइक इन हिज बुक मोनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल एंड प्राइसेस प्रोडक्शन। रीज़न क्या बताया था उन्होंने? डिफरेंस इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डिफरेंट टाइम पे जो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके कारण
उसके डिफरेंस के कारण ट्रेड साइकिल अक्कर होता है। फिर हॉटरे मॉनेटरी थ्योरी, इन्होंने बोला था कि जब हम मनी को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसका इफ़ेक्ट होता है कि इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल अक्कर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हैं और यहाँ पे उनके द्वारा लिखी गई बुक्स दी हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही मैच कौन सा नहीं है। जे आर हिक्स, कैपिटल एंड ग्रोथ, टी.डब्ल्यू. शूल्स, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, E.H. फिलिप्स ब्राउन, द इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर, आर नरकसे, चॉइस ऑफ टेक्निक। तो इसका सही जवाब है चॉइस ऑफ टेक्निक। ये किसने दी थी, किसने ये बुक लिखी थी, ये लिखी थी हमारे एशिया के फर्स्ट इकोनॉमिक्स में नोबल लॉरिएट है अमर्त्य सेन, उनकी बुक का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक। अब जे आर हिक्स की कुछ और भी इम्पोर्टेंट बुक्स है, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, रिकंसिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड, एक है वैल्यू एंड कैपिटल। तो आपको जो ये इकोनॉमिस्ट है, जो फेमस इकोनॉमिस्ट है स्पेशली, इनकी बुक्स के नाम पता होने चाहिए। इन केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, बैकवर्ड फॉलिंग टू लेफ्ट, अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। ये जो गिवन गुड्स वाला टॉपिक है, इससे किसी भी इकोनॉमिक्स का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन गिवन गुड्स से आता ही है। वो चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेट का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का एग्ज़ाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप ये गिवन गुड्स वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के होंगे। तो गिवन गुड के केस में क्या होता है, डिमांड कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। नॉर्मली डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ हमारा प्राइस होता है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड होता है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्राइस गिवन गुड के केस में प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ये क्या होगा, इसका सही जवाब अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट। इफ द डिमांड फॉर कमोडिटी इज inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of consumer is। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लगभग सभी इसको गलत करते हैं क्योंकि पेपर में ज़्यादा प्रेशर होता है और इसको हम ढंग से पढ़ते नहीं हैं। ये जो क्वेश्चन आया है, जैसे हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, उसके 5 मेथड होते हैं। उसका पहला मेथड होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, और हमारा क्या है, डिमांड इनइलास्टिक है। मतलब हम अपनी डिमांड को, प्राइस चाहे जितनी भी बढ़े, हम अपनी डिमांड को कम नहीं कर सकते। इनइलास्टिक इज़ कीवर्ड हेयर। मतलब अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी सेम ही खरीदेंगे। अपनी कंजम्पशन नीड को पूरा करने के लिए क्वांटिटी हम कम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। Which one of the following measure of central tendency can be computed from cumulative frequency curve? कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संचयी आवृत्ति कर्व। तो हम क्या निकालते हैं इससे निकालते हैं हम मीडियन। सपोज आपसे पूछा होता है कि कौन सा ऐसा मेजर जिसको हम हिस्टोग्राम से निकालते हैं। हिस्टोग्राम ऐसे होता है, तो उसको हिस्टोग्राम से निकालते हम मोड को। Which one of the following statistical measure is based on all observation? Option A range, option B mode, option C quartile deviation, option D harmonic mean।
अब आपको इन सभी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब ये तो इसमें सभी फ्रीक्वेंसी कवर नहीं हो रही है। मोड में क्या होता है, हम देखते हैं एक सीरीज़ में कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसमें हम सभी को नहीं लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 4, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4, है ना। क्वार्टाइल डेविएशन, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, एक होता है थर्ड क्वार्टाइल, तो उसमें हम 3 लगा लेते हैं आगे, ठीक है। और जो सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स की टर्म है, ये आपको, ये कुछ बेसिक है, आपको पता हो तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो ये जो हार्मोनिक मीन है, इसमें क्या होते हैं, हम सभी आइटम को प्लस करते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n डिवाइडेड बाय समेशन xi। तो xi में जितने भी हमारे पास आइटम हैं उन सभी का समेशन करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा हार्मोनिक मीन। रेग्रेशन लाइन कट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ mean value of x only, mean value of y only, mean value of x and y, none of these। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका रेग्रेशन वाले टॉपिक से। ये आपको पूछ रहा है कि रेग्रेशन लाइन जहाँ काटती है, अगर हम उससे परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचते हैं तो वो किस पे काटेगी। मान लीजिए ये लाइन है x ऑन y, ये है y ऑन x। अगर हम ये ऐसे ले जाएं, इस लाइन को ऐसे ले जाएं, तो ये वाले पॉइंट कौन से होते हैं? ये होती है मीन वैल्यू। मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो जो रेग्रेशन लाइन है वो एक दूसरे को काटती है मीन वैल्यू पर, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। There will be only one regression line in case of two variable if r is equal to +-1, r is equal to 0, r is equal to 0.5 and none of these। तब ये क्या पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक ही रेग्रेशन लाइन है, ये है, ये हमारी x ऑन y भी है और y ऑन x भी है, तो इस केस में क्या होता है, हमारा कोरिलेशन r इज इक्वल टू 1। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इस केस में ये +1 है। सपोज आपका रेग्रेशन लाइन इस तरह का है, मतलब सीधी ये है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो ये होगा -1 कोरिलेशन कोफिशिएंट। In a series of value, if one value is 0, geometric mean is। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे पेपर में देखा है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आता है और इसका सही जवाब है, अगर हमारी सीरीज़ में मान लीजिए हमारे पास सीरीज़ है 1 4 5 3 0, ये हमारी x की वैल्यू है, तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, इन सब को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 1 5 मल्टीप्लाइड 3 इंटू 0। अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, वही 0। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पेपर में पता नहीं क्यों पूछा जाता है। द फॉलोइंग सीरीज गिव रैंक्स टू एट्रीब्यूट, कुछ रैंक दी है, और व्हाट वुड बी द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सीरीज़ 1 में क्या है, 1 2 3 4 5 6, सीरीज़ 2 में 6 5 4 3 2 1। वैसे तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। पर अगर आपको ऐसा है कि इसको कैलकुलेट करके निकालना है, कैलकुलेट करके थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, तो आप कर सकते हैं। आपको रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 1 - 6 समेशन 6d² डिवाइडेड बाय n2 - n। ये रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। इन अ नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, mode is greater than median, median is greater than mean, median is greater than mode,
and less than arithmetic mean. Mode is less than median and median is less than arithmetic mean. Arithmetic mean is greater than median and mode. अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ये क्वेश्चन तो इजी है पर इसमें हम भूल जाते हैं कि नेगेटिव में क्या था, पॉजिटिव में क्या था. तो इसको याद रखने की एक जो मैंने ट्रिक फॉलो की थी, जब हम पॉजिटिव स्क्यूड की बात करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम सबसे पहले पढ़ते हैं मीन, एक्स बार जिसको बोलते हैं. फिर पढ़ते हैं हम मीडियन, फिर पढ़ते हैं हम मोड. अब जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो कैसे शुरू होती हैं? जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले होगा. तो पॉजिटिव सिक्योर्ड जब होगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? मीन, फिर मीडियन, फिर मोड. अब यहाँ पूछा है आपसे नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा? मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन. तो मैंने इसको इस तरह से याद किया था. अगर आपको ये मेथड ठीक लगे तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव में सबसे पहले आएगा मीन, फिर मीडियन, फिर मोड. अब पॉजिटिव अगर आपको याद हो गया तो नेगेटिव तो याद हो ही जाएगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर causing seasonal variation in time series: technological changes, growth of population, change in fashion, weather and social custom. ये जो क्वेश्चन है इसके दो आंसर लगभग सही है, चेंज इन फैशन और वेदर एंड सोशल कस्टम. अब इसका जो जिसको बोलते हैं ना कि एक 40% राइट है, एक 50% राइट है. अब यहाँ पे तो ये हो रहा है 49 और 50 वाला रेशो, पर यहाँ पे कीवर्ड है टाइम सीरीज़. देखिए जो वेदर और सोशल कस्टम है, मान लीजिए सर्दी में आपकी जो वुलन के कपड़े होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है. मान लीजिए ये आपका ट्रेड साइकिल है, तो सर्दी में जो वुलन की डिमांड है, चाहे वो ये वाली सर्दी है और ये वाली सर्दी है, इसमें सेम वुलन की डिमांड ही बढ़ेगी. लेकिन जब चेंज इन फैशन होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है. अब वुलन का मान लीजिए लॉन्ग कोट, उसकी डिमांड अब फैशन में नहीं रही तो उसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती पेपर में तो मैं इसका सही जवाब लगाती चेंज इन फैशन, और जो इसकी आंसर की में जवाब था वो इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट किया गया था. मतलब दो में से किसी ने भी ये दो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे तो उन्हें इसके मार्क्स मिल गए थे. पाश्चे इंडेक्स नंबर इज़ बेस्ड ऑन. तो अब आपका टॉपिक आ गया इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर क्या होते हैं? हमारे बैरोमीटर होते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में हमें बताते हैं इंडेक्स नंबर. तो पाश्चे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बताना है. ये किस पे बेस होता है? ये होता है बेस ईयर क्वांटिटी पे. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0. ऐसे ही एक होता है लास्ट ईयर इंडेक्स. वो किस पे बेस होता है? वो करंट ईयर क्वांटिटी पे बेस होता है. उसमें यहाँ पे Q1 हम लेके चलते हैं. एक होता है फिशर इंडेक्स, वो जिसे हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं. वैसे तो हम 10th क्लास से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है, इसको हमेशा ही पूछा जाता है. Which of the following market situation explain marginal cost equal to price for attaining equilibrium? ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है जिनको आप अगर डिराइव करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. आप पेपर में डायग्राम बनाएंगे तो बहुत इजीली इसके आंसर निकल जाएंगे. देखिए हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? MC इज इक्वल टू MR या MR इज इक्वल टू MC. और दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी? MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. ये हमारा मान लीजिए AR है, ये हमारा MR है
और ये हमारा क्या है, ये MC है और ये है AC। अब ये किस में बनता है डायग्राम? मोनोपोली में भी ऐसे बनेगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसे बनेगा, ओलिगोपोली में भी ऐसे बनेगा। अब हम इक्विलिब्रियम क्योंकि यहाँ है, लेकिन प्राइस हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम इतनी प्राइस चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि MC के बराबर हम प्राइस चार्ज करेंगे। तो देखिए इस डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ आ गया, आपने एलिमिनेट कर दिया कि ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। अब अगर आप ऐसे भी कर सकते थे कि परफेक्ट कंपटीशन का आप डायग्राम पहले बना देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर इजीली। अब हम बनाएंगे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एक तो वहाँ पे MR और AR बराबर होते हैं, MR इज इक्वल टू AR, ठीक है, और हमारा AC ऐसे होता है, ठीक है, और ये हो गया हमारा MC। तो यहाँ देखिए ये MC यहाँ पे है और हमारा प्राइस हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं चार्ज करना, और ये क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। तो इट मीन्स प्राइस इज इक्वल टू MC का होता है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो अगर आपने इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा। द स्लोप ऑफ द TVC कर्व इंडिकेट, ये भी वैसे तो जो हमारी बुक्स हैं, आप चाहे कॉलेज की बुक्स पढ़ें, मास्टर की बुक्स पढ़े, सीधे ये लाइन लिखी होती है कि स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन देखेंगे हम पहले इसमें, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन के साथ यहाँ पे खेला है। मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे पूछा है कॉस्ट, क्योंकि पेपर में ज़्यादा प्रेशर होता है तो हम मार्जिनल देखेंगे और कॉस्ट देखेंगे नहीं पीछे और सेलेक्ट कर देंगे, और हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है गलत। इसीलिए आपको पेपर में ध्यान से पढ़ना है और आंसर लगाना है मार्जिनल कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, अवसर लागत को किसी और नाम से जाना जाता है, वो क्या है नाम? मनी कॉस्ट, स्पिल ओवर कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट। तो इसका सही जवाब है अल्टरनेटिव कॉस्ट। इसकी तो डेफिनेशन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जिसको हम सेक्रीफाइस करते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी वाइल मार्जिनल रेवेन्यू इज। अब देखो ये क्वेश्चन आप ड्रॉ करेंगे तो एकदम से आ जाएगा, ये होता है AR, ये होता है MR। ये बोल रहा है कि जहाँ MR 0 होगा वहाँ पे, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम ऐसे ले जाए ऊपर तो यहाँ पे होता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो इस केस में MR कितना होगा? 0। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। Income elasticity of demand will be 0 when a given change in income brings about the same proportionate change in demand. The more than proportionate change in demand, the less than proportionate change in demand, no change in demand. 0 बताया, पूछा है जी आपसे यहाँ पे, तो 0 क्या होता है? कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम प्रपोर्शनेट चेंज क्या होगा? यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। मोर देन तो ये हो गया इलास्टिक इनकम इलास्टिसिटी, लेस देन हो गया इन इलास्टिक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द एरिया विच लाई अंडर द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन कमोडिटी रिप्रेजेंट, ये है हमारा डिमांड कर्व। इसके नीचे वाला एरिया क्या होता है? ये होता है हमारा टोटल यूटिलिटी। इन केस ऑफ एन इंफीरियर कमोडिटी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम 20 रुपये किलो चावल खाएंगे, राइस खाएंगे? हम नहीं खाएंगे। तो इसीलिए जब इनकम बढ़ेगी तो हम बासमती राइस खाएंगे। तो इसकी डिमांड क्या होगी? इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? कम हो गई। तो देयरफॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर कमोडिटी इज नेगेटिव।
अ राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व इंडिकेट। अब राइट वर्ड शिफ्ट बोला है यहाँ पे, मूवमेंट नहीं बोला है कि यहाँ से हम इधर चले गए, ये नहीं बोला है, शिफ्ट बोला है, ये हुआ ना राइट को। एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। मूवमेंट अगर होता तो होता हमारा क्वांटिटी सप्लाइड या डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई और इंक्रीज, क्योंकि यहाँ शिफ्ट बोला है तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई। अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता तो क्या होना था, डिक्रीज इन सप्लाई। ये जो ऐसे टॉपिक है इनको हम बहुत कैजुअली लेते हैं और पेपर में इन्हीं टॉपिक को गलत करके आते हैं। द एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ऑल्दो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन मैं आपको डायग्राम के साथ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसकी आदत हो और आप खुद डायग्राम बनाएं ताकि आपका जो आंसर है बिल्कुल सटीक निकले। देखिए जो हमारे पास ये परफेक्ट कंपटीशन दिया है, परफेक्ट कंपटीशन में मान लीजिए ये AC है, ये सॉरी बहुत ज़्यादा आगे हो गया, ये MC है, यहाँ से आपका AR और MR गुजरेगा, ये जो मिनिमम पॉइंट पे काटता है ना MC, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी बची नहीं है और प्रोड्यूस करने की। तो एक्सेस कैपेसिटी किस में नहीं होती है, परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, अब मान लीजिए आप ये दूसरे डायग्राम बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। देखिए ये हो गया AR, ये हो गया MR, ये हो गया हमारा MC, इसको बाद में बनाते हैं वैसे, पर ये देखिए इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ है, यहाँ, और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास बच गया, ये क्या हो गया, एक्सेस कैपेसिटी। ये किस में एग्जिस्ट करती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के भी क्योंकि कुछ टाइप होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी होती है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस विल बी हायर इन मार्केट वेयर डिमांड इज। अब देखो आपसे एक दुकानदार प्राइस कब ज़्यादा चार्ज करेगा, मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं कुछ कपड़े खरीदने, अब दुकानदार को पता चल गया कि आपको कोई शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो फिर आप वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको आपकी डिज़ायर का पता चल गया कि उसको बहुत पसंद है और इसको ख़रीदेगा वो, और वो आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। देयरफॉर तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पॉसिबल होता है, जहाँ पर जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। अब इनइलास्टिक ढूंढो जी, कहाँ है, कहीं भी नहीं है। इनइलास्टिक का सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन सा होता है, लेस इलास्टिक। In which of the following census year sex ratio in India was highest? तो सबसे जो रीसेंट सेंसस हुआ था हमारा 2011 में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा हमारा सेक्स रेशो अब 2011 में ही था, जो था 940 प्रति महिलाएं, 1000 के पीछे हमारे पास 940 लड़कियां थी 1000 पुरुष के पीछे। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट्स ऑफ फीमेल and male for India in 2011 was, it is less than 18%। हमारा लिटरेसी रेट था 74%, हमारा लिटरेसी रेट कितना था जी, 74%। ये किसका था, कंबाइंड मेल और फीमेल का। और जो मेल लिटरेसी रेट है वो था 82.14 और फीमेल लिटरेसी रेट कितना था जी, ये था 65.46। तो हमारा डिफरेंस कितना हुआ, 82 माइनस 65 है, वो लगभग 17%। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, लेस देन 18%। अब क्योंकि उस समय ऐसा क्वेश्चन पूछा था
जो HPPSC के ये एग्ज़ाम होते हैं, इसमें सेंसस जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा था मेल एंड फीमेल से, तो आपसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अर्बन एंड रूरल से, कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा था, किस स्टेट में सबसे कम था, किस यूटी में सबसे ज़्यादा था। और जो पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा भी है 2011 सेंसस का, वो भी HPPSC के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड? एक्सटर्नलिटीज़, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नॉन डिविजिबिलिटी, नॉन राइवल कंजम्पशन। एक तो जो पब्लिक गुड होता है उसमें होता है नॉन राइवल कंजम्पशन, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी होता है, नॉन डिविजिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक गुड में हम एक्सक्लूड कर सकते हैं लोगों को, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये असत्य वचन है। विच ऑफ द फॉलोइंग with which of the theory of profit name F.B. हॉले is associated? F.B. हॉले ने कौन सी थ्योरी दी थी? रिस्क थ्योरी, डायनामिक थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। तो इसका सही जवाब है रिस्क थ्योरी। तो आपके लिए कुछ नोट्स है। हॉले ने दी थी प्रॉफिट की रिस्क बियरिंग थ्योरी, मतलब जो रिस्क बियर करेगा उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अनसर्टेनिटी थ्योरी किसने दी थी? प्रोफेसर नाइट ने। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी वॉकर ने। प्रॉफिट इज सेम एज रेंट, ये इनकी स्टेटमेंट थी वॉकर की। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय चैम्पमैन। डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय क्लार्क। मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय कैल्की। एक था वेज फंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये किसने दी थी? टॉजिंग ने। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट भी कर सकते हैं इसको। If sale tax is imposed on commodity, what would be the situation in the new market equilibrium? Price would be higher, but quantity would be less. Price would be higher, but quantity would be more. Price would be less, but quantity would be more. Price would be less and क्वांटिटी वुड बी लेस। अब देखो सेल टैक्स इम्पोज किया। अब मान लो आप सेब लेते थे, ठीक है, आपको एप्पल लेते थे, अब उस पर सेल टैक्स इम्पोज कर दिया, तो उसका प्राइस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। और प्राइस इंक्रीज होगा तो जो सेलर है वो कम बेच पाएगा। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा प्राइस वुड बी हायर बट क्वांटिटी वुड बी लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड? इसमें ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड से, जिसमें होता है एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, सब्सटीट्यूट डिमांड, जॉइंट डिमांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जॉइंट डिमांड क्या होता है? टी एंड कॉफ़ी, कार एंड पेट्रोल, फाउंटेन पेन एंड पेंसिल, घी एंड रिफाइंड ऑयल। तो जॉइंट डिमांड मतलब एक साथ किसकी डिमांड करते हैं हम? कार एंड पेट्रोल की, ठीक है। ये जो बाकी है ये किसके एग्जाम्पल है? सब्सटीट्यूट गुड के, सब्सटीट्यूट डिमांड के। द कंजम्पशन फंक्शन इन सैमुअलसन मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल इज सी टी इज इक्वल टू C0 प्लस BYT। तो सैमुअलसन ने जो वो ट्रेड साइकिल की थ्योरी दी थी उसमें कंजम्पशन फंक्शन बताया था कि हमारा जो आज का कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है पिछली इनकम पे। तो देयरफॉर कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू CT इक्वल टू C0 प्लस B इंटू Y1 माइनस T। Which of the following is most suitable indicator for of least aggregate sacrifice principle? Equal absolute sacrifice, equal proportionate sacrifice, equal marginal sacrifice, none of these.
तो इसका सूटेबल इंडिकेटर है इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस. In Cobb-Douglas production function, the elasticity of substitution is. Cobb-Douglas production function क्या होता है? जहाँ पे constant return to scale होते हैं, मतलब वहाँ पे हम लेबर एंड कैपिटल को इजीली एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. Therefore, elasticity of substitution is equal to unity. Who propound the law that public expenditure increase in jerks and step-like fashion rather than in smooth or continuous fashion? Pigou, Wagner's, Bastable, Weissman and Peacock. तो ये किसने दी थी ये थ्योरी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे जर्क्स में बढ़ता है, ना कि कंटिन्यूस पैटर्न में बढ़ता है. तो ये दी थी वाइसमैन एंड पीकॉक ने. जो कंटिन्यूस और स्मूथ पैटर्न की थ्योरी दी थी वो दी थी वैगनर्स लॉ ने, वैगनर्स ने, जिसे वैगनर्स लॉ ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है. द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड change in tax revenue is explained with the help of. तो ये था लैफर कर्व. लॉरेंज कर्व क्या बताता है हमें? इनइक्वालिटी. फिलिप्स कर्व क्या बताता है हमें? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. लैग्रेंज थ्योरम हम जब मार्जिनल सेक्रीफाइस या बेनिफिट निकालने की कोशिश करते हैं तो हम लैग्रेंज थ्योरम का यूज़ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ. ये क्वेश्चन भी हैज इट इज बहुत सारे पेपरों में रिपीट होता है और इसका सही जवाब है. पहले तो इसमें हमारे को, मैं इसमें क्या करती हूँ, एलिमिनेशन करती हूँ कि इलास्टिसिटी का कैनन किसने नहीं दिया था. एडम स्मिथ ने ये नहीं दिया था, ये दिया था बेस्टेबल ने. तो बस ये 1 3 4 5 1 3 4 5 देखिए छुपा के रखा है आपसे आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का वो होता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में होता है जैसे सेंटर से जो टैक्स मिलते हैं स्टेट को, एक होता है स्टेट ओन टैक्सेस. और नॉन टैक्स में होता है जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फाइन लगाया, जो फ़ी होती है जैसे लाइसेंस फ़ी और कैपिटल लेवी, इंटरेस्ट रिसीट्स, लाइसेंस. तो जो कमर्शियल रेवेन्यू होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स. देयरफॉर the commercial revenue is a not source of tax revenue. इसका सही जवाब है कैपिटल लेवी, क्योंकि जो कमर्शियल रेवेन्यू होता है ना ये होता है पार्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू का. जैसे प्रॉफिट हो गया कहीं से, तो जो कैपिटल लेवी होता है ये कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है. देयरफॉर इट इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ अ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को एक क्वालिटेटिव से कंट्रोल करता है, एक क्वांटिटेटिव से कंट्रोल करता है. तो क्वांटिटेटिव में हो गया वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और क्वालिटेटिव में हो गया क्रेडिट राशनिंग और मार्जिनल रिक्वायरमेंट. देखिए ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए होते हैं ना जिसके दो आंसर लगभग सही होते हैं और हम उसी क्वेश्चन को करने में लगे रहते हैं और टाइम निकल जाता है. ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा टाइम ख़राब करने के लिए होते हैं. तो इसमें 2 आंसर सही हैं, ये ओपन, पर बेस्ट आंसर जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन मुझे इस केस में लग रहा है. और जो आंसर की है उसमें आंसर 2 दिए गए हैं, सी और बी. ऑन हुज रिकमेंडेशन SBI वॉज एस्टेब्लिश. नियोगी समिति, नियोगी कमेटी, लकड़वाला कमेटी, VKRB राव कमेटी, गोरवाला कमेटी. तो SBI की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? गोरवाला कमेटी पे. कब हुई थी? 1956. Who has given the following equation? P equal to KR by M
इंटू सी आर इंटू 1 माइनस सी। रॉबर्टसन, पिगू, केन्स, फिशर। तो ये किसने दी थी? पिगू ने। मैं इसको इस तरह से याद करती थी, जो बटे वाली इक्वेशन होगी वो किसने दी है? एक ही इक्वेशन ऐसी है जो पिगू ने दी है, एक ही इक्वेशन है जिसमें से बटे वाला आएगा और वो दी थी पिगू ने। रॉबर्टसन ने दी थी m इज इक्वल टू पी के टी। तो रॉबर्टसन में टी आता है, तो जहाँ टी आएगा वो रॉबर्टसन ने दी है। फिशर ने दी थी एम वी इज इक्वल टू पी टी पी वी। केन्स ने दी थी n इज इक्वल टू के वाई। तो फिर केन्स ने दी थी, जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोला जाता है। When government spend more than its revenue collection, such excess is known as fiscal deficit। यहाँ पे confusion हो गया कि revenue deficit भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया है कि revenue expenditure is greater than or less than revenue रिसीट। अगर ये सिचुएशन आपके पास दी होती तब आप करते रेवेन्यू डेफिसिट, लेकिन यहाँ बोला है कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्स कलेक्शन से ज़्यादा स्पेंड कर रही है, तो क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ हॉरिजन एंड वर्टिकल equity in taxation? Benefit approach, expenditure approach, ability to pay approach and socio-political approach। अब बेनिफिट अप्रोच क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें कुछ को बेनिफिट ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है। अब जो टैक्स लगेगा वो सब पे सेम लगेगा, तो फिर ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल इक्विटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एबिलिटी टू पे अप्रोच, क्योंकि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल इक्विटी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ वेजेस द नेम ऑफ J.S. मिल इज एसोसिएटेड? J.S. मिल ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ वेजेस, आयरन लॉ ऑफ वेजेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सबसिस्टेंस थ्योरी एंड वेज फंड थ्योरी। तो J.S. मिल ने दी थी थ्योरी वेज फंड थ्योरी। वो क्या बोलते हैं कि जो वेज होता है, जो मान लो ये हमारा नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में से जो हमने रिजर्व रखा होता है बेज फंड के लिए, उससे ही बेज दी जाती है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड बेज फंड थ्योरी। Devaluation with help in improving the balance of payment of a country if the sum of the elasticity of demand for import and export। तो डिवेल्युएशन ये पूछ रहा है कब प्रॉफिटेबल होता है, एक तो ये पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी का सम कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन 1, मोर देन 1। ये देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर कर्व हैज़ बीन गिवन बाय प्रेविस सिंगर, एजवर्थ, एल्सवर्थ, मार्शल एजवर्थ, AP लर्नर। तो ऑफर कर्व किसने दिया था? ये दिया था मार्शल एजवर्थ ने। Which factor among the following creates obstacle in correct measurement of national income? Inflation, underemployment, low rate of saving, non-monetized sector। तो इसका सही जवाब है नॉन मोनेटाइज सेक्टर, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं? मनी वैल्यू में। अब जब मनी वैल्यू, ऐसा सेक्टर जिसमें मनी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कैसे नेशनल इनकम को मेजर करेंगे? ऑल्दो जो ये सारे फैक्टर है ये नेशनल इनकम के करेक्ट मेजरमेंट में ऑब्स्ट्रैकल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है नेशनल इनकम मेजरमेंट को वो है नॉन मोनेटाइज सेक्टर। मान लीजिए आप बार्टर सिस्टम में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? वो मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू केन्स, इन्वेस्टर
prefer holding money rather than bond when they expect interest rate to rise, interest rate to fall, बॉन्ड प्राइस टू राइज, इंटरेस्ट रेट टू रिमेन कांस्टेंट। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उसको कब बैंक में जमा कराने के बजाय अपने पास सेव रखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, तो व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स। On which of the following assumption the comparative cost theory of trade is based? Labor theory of value, absence of transportation cost, two country and two commodity model, all of the above। comparative theory किस पे आधारित है? all of the above। किसने दी थी ये? डेविड रिकार्डो। एक थ्योरी होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। एक होती है HO थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो दी थी हेक्सर ओलिन ने। फॉर अ मोनोपोलिस्ट द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व इज 12, द एवरेज कॉस्ट कर्व इज 15 एट अ लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। अब देखिए यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन वैसे देखने में तो बहुत टफ है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हम निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो MC होता है वो बराबर होता है किसके? MR के। यही होती है ना फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे बताया है टोटल कॉस्ट कर्व का स्लोप। ये टोटल कॉस्ट कर्व नहीं है, दिस इज अ स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व विच इज 12। तो देयरफॉर MC इज 12। अब MR कितना होगा इक्विलिब्रियम में? 12। देखिए कितना आसान था इसका आंसर निकालना। Which of the following item will be called as a very visible item in balance of trade, balance of payment? अब यहाँ पे visible item पूछा है। Freight charges in the shipping, export of commodity, capital investment by foreigner, government expenditure in foreign country। ओके, इसमें विजिबल पूछा है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो कौन सा होता है वो? एक्सपोर्ट ऑफ commodity। The term demographic dividend refers to declining crude birth rate, declining total fertility, increasing life expectancy at birth, young population and declining dependency ratio। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि अगर हमारे पास 15 से 59 की पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें हमारी जो डेमोग्राफी है उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, तो यंग पॉपुलेशन जब बढ़ती है। ठीक है। Which of the following item will be called as a visible item in balance of payment of country? देखिए सेम क्वेश्चन पेपर है और सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे है। एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन फॉरेन कंट्रीज, फ्राइट चार्जेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय फॉरनर। तो सही जवाब क्या हो गया? एक्सपोर्ट, विजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स रेफर्स टू इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन ईच इंडिविजुअल, same proportionate same percentage of tax on every individual, higher percentage of tax will be increase in income, higher percentage of tax will be decrease in income। तो प्रोग्रेसिव क्या होगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। Which is correct for liquidity trap? liquidity trap क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट बिल्कुल इलास्टिक हो जाता है, इंटरेस्ट कर्व। इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक कर्व? नो, यूनिटरी इलास्टिक नहीं होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। इट इज़ इन इलास्टिक, इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक कर्व। दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। परफेक्टली इलास्टिक कर्व, यस, परफेक्टली इलास्टिक ऐसे हो जाता है, पैरेलल टू x एक्सिस।
Who among the following held the view that the saving and investment are always equal, but they are not always in equilibrium? K. Vikshal, J. M. Keynes, Marshall, J. S. Mill. तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे काम किसने किया था? जे एम केन्स ने. तो ये क्या बोलते थे कि एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एक होता है एक्स एंड, एक होता है एक्स पोस्ट. तो जो एक्स पोस्ट होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन जो एक्स एंड वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ इक्विलिब्रियम में ही बराबर होते हैं. तो इस पे केन्स ने बोला था कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल बट दे आर नॉट ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. Which of the following stage of economic growth has not been stated by Rostos? Stage of take-up, stage of traditional society, stage of mass consumption, stage of monopoly, कैपिटलिज्म. तो रोस्टो ने 5 स्टेज दी थी एक इकोनॉमी की ग्रोथ को दिखाने के लिए, जिसमें से स्टेज ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म नहीं है. कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि इनको आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना होता है. तो सबसे पहले आता है स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर आता है एक कंडीशन फॉर टेकअप, और फिर आता है स्टेज ऑफ टेकअप, फिर आता है एज ऑफ मेच्योरिटी, फिर आता है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन. ठीक है. Who among the following economist has not advocated the concept of unbalanced growth? Unbalanced growth किसने नहीं दिया था? आर रोडन ने, क्योंकि इन्होंने दिया था बिग बुश थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड ग्रोथ. द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवॉश इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू. किसने दिया था भाई बैकवॉश इफेक्ट? बैकवॉश इफेक्ट किसने दिया था? ये दिया था गुनर मेडल ने. ये बोलते हैं कि अगर इकोनॉमी में कुछ, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो इकोनॉमी को फ़ायदा देगा. अगर ये सब चीज़ें ख़राब है तो वो इकोनॉमी को पीछे धकेलेगा. तो देयरफॉर backwash effect is given by Gunnar Myrdal. The process of growth is essentially unstable. Who among the following held this view? तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? J.E. Meads की ये स्टेटमेंट थी. The knife edge problem in Harrod model of growth is due to stable saving function, non-operation of accelerator, unchanging technique of production, all of the above. तो इसका सही जवाब है all of the above. The concept of golden age is given by. golden age किसने दिया था? जॉन रॉबिन्सन ने. इसने क्या होता है गोल्डन एज? जहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ लेबर. इसको बोला था रॉबिन्सन ने गोल्डन एज. Which of the following does not help in increasing productivity? Learning by doing, migration from low productive to high productive region, increase in capital output ratio, increase in education and skill of the labor. तो अब इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे को अगर हम पेपर में बैठे होंगे. तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी किस वजह से नहीं होगी? अगर कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ेगा तो जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी. वो कैसे होगी? मान लीजिए आप सिलाई मशीन पे काम करते हैं. ठीक है. अब एक मशीन आपके 100 कमीज बनाती है. मान लीजिए आपके, तो यहाँ पे क्या हो गया? कैपिटल आउटपुट रेशो 1/100. ठीक है. अब मान लीजिए आपने लगाई 10 मशीन बना रही है सिर्फ 200 कमीज. तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया 10/10/200.
तो कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ गया ना यहाँ पे, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई. देयरफॉर इंक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशो डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. The rate at which RBI lends to commercial bank in short run is known as. शॉर्ट रन में किस रेट पर आरबीआई लैंड करता है कमर्शियल बैंक को? इट इज़ रेपो रेट. रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों शॉर्ट रन में लैंड करते हैं और कमर्शियल बैंक को लैंड करते हैं, तो इसमें फ़र्क होता है कोलेट्रल का. जो रेपो रेट है इसमें कोलेट्रल हम लेते हैं, लेकिन बैंक रेट में हम कोलेट्रल नहीं लेते. Which of the following sector contribute maximum to India's GDP? Service, agriculture, manufacturing, forestry. It is service sector. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. White revolution is related with milk and milk products. Yellow revolution is related with oil seeds. Green revolution is related with food grain, and blue revolution is related with fish and agriculture. Therefore 4213 1 is correct answer. Who among the following did not estimate the poverty line? P. K. Bardhan, B. S. Mehans, Tendulkar, P. R. Brahmananda. तो करेक्ट आंसर इज पी आर ब्रह्मानंदा. अ किंक डिमांड कर्व इज पॉसिबल ओनली इन. तो किंक कहाँ पे आता है? ओलिगोपोली में. हु अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट एनालाइज द गेन फ्रॉम devaluation through elasticity of export and import. सेम क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 बार आया है. तो मार्शल लर्नर कंडीशन ये क्या बोलता है कि एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी प्लस इंपोर्ट की इलास्टिसिटी वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए. अगर इस तरह का हमारे पास सिचुएशन है तो डीवैल्यूएशन हमारी कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल होगा. Total product is exhausted when factor of production are paid according to their respective marginal product, provided that the production function is homogeneous of degree 1. This statement is called Euler theorem. Euler's theorem. अगर मान लो ये स्टेटमेंट आपके पास आती और ऑप्शन दिए होते हैं कि मान लो प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम भी इसको बोला जाता है, यूलर थ्योरम भी बोला जाता है, और मान लो नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव दिया होता है, तो आपने करना था ऑल ऑफ द अबव, मतलब ए एंड बी सही जवाब होना था. तो ये यूलर थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है? व्हेन प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू 1. इन द फॉलोइंग डायग्राम प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? डिमांड कर्व से नीचे, सप्लाई कर्व से ऊपर, ये वाला एरिया. तो यहाँ ढूंढो इसको. ये है ESP. व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ हिमाचल बॉर्डर विद JNK, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड. अच्छा जी, हिमाचल की टोटल लेंथ है 1200, लगभग 1220 किलोमीटर. और अगर मान लो और 200 किलोमीटर हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ. अब 200 निकाल दिया तो बच गया लगभग 970 किलोमीटर. ठीक है. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP महाकाली लेक इज सिचुएटेड? इट इज इन चंबा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी? इट इज पद्दर. Which category of family are covered under Beti Hai Anmol Yojana in HP? This question is directly comes from economic survey और budget. तो ये उस समय का करंट अफेयर है, तो आज इसका रेलेवेंस नहीं है. आपको आज इस साल का 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा. What facility? This is also from a economic survey.
व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम 2012-13 में कितनी थी, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, तो प्रेजेंट कंडेक्स में इसकी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है. एट विच प्लेस इज सीमेंट फैक्ट्री इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो ये कहाँ है, राजवन में. ऑन विच रिवर करछमवांग टू हाइडल प्रोजेक्ट, इट इज़ इन सतलुज रिवर. हु प्रॉम्प्टेड राजा अमरचंद ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट टू स्टार्ट अ नलवारी फेयर, ये क्वेश्चन आया है जी आपका जगमोहन बलोखरा से. तो इसका सही जवाब है सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल्स. When was the president rule imposed in Himachal? It is in 1992. Which day is observed as World Standard Day? 14 अक्टूबर. When did China lease Hong Kong to Britain for 1990 नहीं 99 years? तो ये किस ईयर में दिया था उन्होंने, 1898 में. हु इज़ द प्रेजेंट इंटरलोक्यूटर इन द नागा पीस टॉक्स, देखिए उस समय क्या था, नागालैंड में कुछ क्राइसिस चल रहे थे, तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है. आजकल मान लीजिए मणिपुर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उससे सुजेस्ट करने के लिए किस पर्सनैलिटी को अपॉइंट किया है, आपको ये पता होना चाहिए. फॉर विच एक्टिविटी हैज़ कैलाश सत्यार्थी बीन चूजन एज वन ऑफ द विनर ऑफ 2014 नोबल पीस प्राइज, तो कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में काम करने पर नोबल प्राइज़ मिला था 2014 का. इट इज़ फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग. व्हाट इज़ द टैग लाइन ऑफ BSNL? इट इज़ कनेक्टिंग इंडिया. विद विच गेम इज गीतिका झक्खर हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2014 एशियन गेम्स एसोसिएटेड, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आज कल इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है. आपको करंट में क्या चला है, स्पोर्ट्स इवेंट कौन से चले हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. हु इज़ निक नेम्ड एज बंगाबंधु, इसे फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है शेख मुजीबर रहमान. Which time slot is treated as 0 hour in Indian Parliament? It is 11 to 12 noon. 11 a.m. to 12 noon. Which planet has highest or largest number of satellite? Which planet has largest number of satellites? या तो यहाँ पे highest होना चाहिए था, largest क्या हो गया? It is Saturn. Who hold the record of having polled highest number of votes for getting elected in Lok Sabha? तो ये थे राम विलास पासवान. ये करंटली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन. करंट में क्या चला है आपको ये पता होना चाहिए. सो इसमें जो पहले दो क्वेश्चन थे वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड थे, इसीलिए मैंने आपको लास्ट में ये लिए हैं. इसमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव ईयर हैव विटनेस सब 5% ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया GDP. ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लास्ट में रखे हैं कि आपको जो GDP का ट्रेंड है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको GDP का ट्रेंड पता होना चाहिए. इसमें भी ये देखो सेम है. इसके लिए आपको जो सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे है वो फॉलो करना पड़ेगा. सो अच्छा ये भी है द सेविंग रेट, ये इसके लिए भी आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा. सेविंग रेट क्या चला है, वैसे तो जो 30% के आसपास इंडिया का सेविंग रेट है, पर आपको एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे पता होनी चाहिए, तो इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. हु प्रपोंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो किसने दिया था भाई ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन? दादा भाई नौरोजी. Which of the following country is largest producer of steel in world? तो ये कौन है? चाइना, हमारा पड़ोसी. World Ozone Day is celebrated on. It is celebrated on September 16.
तो ये आपका था 2015 का असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर। अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी या कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। सो थैंक यू वेरी मच।